क्या अब से कोई भी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार बिहार का सीएम या मंत्री नहीं बन पाएगा? क्या अब केवल उसे बिहार को टाटा बाय बाय कहना होगा, या तो फिर अब से बैकवर्ड के अधीन काम करना होगा? क्या अब से केवल बिहार में यदुवंशी या ओबीसी राज्य स्थापित हो गया है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा उसका बिहार में कुर्सी। क्या अब से केवल यादवों का शासन चलेगा? ब्राह्मण का कलम और राजपूत का तलवार क्या अब नहीं चलेगा? आखिर ये कोलाहल क्यों है? क्या हजारों हजार बरस का ये डेजावू है? क्या फॉरवर्ड क्लास को अपने यादव भाई पर भरोसा नहीं? कांग्रेस जो कभी 70 सालों से जाति का कार्ड अपने हाथों नहीं थामी, अब से वो नेशनल पार्टी जाति का कार्ड अपने हाथ थाम ली। आखिर क्यों? आबादी उतना हक मिलना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गज कास्ट सेंसस को अपोज करते थे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू कास्ट सेंसस के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को फॉलो नहीं किया था। इनफैक्ट एक बार राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि कास्ट सेंसस देश के टुकड़े-टुकड़े कर सकता है। बिहार में जातीय जनगणना आगे कर दिया, पूरा देश भर में होना चाहिए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के आदेश जारी कर न सिर्फ बड़ी लकीर खींचती है, बल्कि खुद को एक मजबूत स्थिति में लेकर आ गए। जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना हम लोगों ने कराया है, ये सब हम लोगों ने कर दिया है। तो I.N.D.I.A. की जो अलायंस है, जिसे हम डॉट अलायंस बोलते हैं इस वीडियो में, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने बिहार में कास्ट सर्वे किया है और ये कास्ट सर्वे पूरे भारत में वो करना चाहते हैं और इस कास्ट सर्वे से जुड़ी हुई इलेक्शन का एक मंत्र दिया जिसका नाम था दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी हो रिजर्वेशन। क्या हिंदुत्व के कार्ड को केवल जाति का कार्ड ही रोक सकता है? क्या जातिवाद सही है? क्या जातिवाद केवल बैकवर्ड ही करता है या फॉरवर्ड भी करता है? क्या अब से देश धर्म और जातियों में बंटा रहेगा? क्या हमारा भारतीयता की पहचान का कोई महत्व नहीं? क्या बोस, भगत और आज़ाद कि वो सपने के भारत को यही दिन देखना बाकी रह गया था कि लोग केवल हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव, गुप्ता, राजपूत करते रहे? कह रही है कि आबादी तय करेगी पहला हक किसका होगा, और आबादी के हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका हक होगा? क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? वाह मोदी जी वाह। तो आइए इस पूरे देश भर में यदि जाति आधारित सर्वेक्षण हो गया तो केवल ओबीसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा, यही लोग देश चलाएगा। फॉरवर्ड क्लास को अपनी हजारों हजार बरस की कुर्सी को छोड़ना ही होगा। इसलिए मोदी भी अपने भाषणों में शायद अपने को ओबीसी कहते रहते हैं। क्या वो भी ऊपर से धर्म लेकिन अंदर से जाति पाति मानते हैं? आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा ओबीसी मंत्री मोदी राज में, शायद इसलिए तो नहीं बना दिए। यदि मोदी जी अंदर से ओबीसी यानी जातिवाद का सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मोदी ओबीसी गणना के विरोध क्यों करते हैं? राजीव गांधी सेंसस के लिए बहुत डिमांड और प्रेशर बढ़ा। उसके बाद मंडल कमीशन बिठाया गया जिसने ओबीसी कास्ट की संख्या कैलकुलेट की और उस संख्या के बेसिस पर रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की। कमीशन ने देखा कि देश में 52% ओबीसी हैं और इस वजह से उनके लिए 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। इस अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट ग्रुप्स के बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए। क्या ये जाति और धर्म की आग हमारा वो प्यारा भारतीयता की पहचान को जलाकर भस्म कर देगी? अब अपने को ओबीसी और गरीबों की मसीहा समझने वाले लालू यादव कहते हैं कि जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता। किसी भी प्रकार का असमानता, गैर बराबरी ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से केवल मृत्यु तक केवल जन्मजात और जातीय श्रेष्ठता के आधार पर दंभ दूसरे का हक मारकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से कैसे ठीक होगा? ये है स्टेटमेंट लालू यादव का। फिर उनके विपक्ष में लोग का नाम है कि सही बात है, आपके सुपुत्र तेजस्वी यादव हैं, 9वीं फेल है, इसके बावजूद 5-5 मंत्रालय अकेले संभाले हुए हैं। ये भेदभाव नहीं है लालूचा। अरे अभी भी बकस देहूँ बिहार के देवता, मुक्ति देहूँ खुद से बिहार के। उधर युवराज तेजस्वी अपने बारे में कहते हैं कि लोग उनको कह रहे थे ये तो 9वीं फेल है, परंतु हमारा सारा करियर यानी तेजस्वी का करियर क्रिकेट का रहा। लेकिन याद रहे हम दो मुख्यमंत्रियों को बेटा है। लोग कहते हैं जंगल राज था, तो यदि हम चाहे होते तो जंगल राज में फर्जी डिग्री
नहीं बनवा लिए होते? कोई कमी था का? क्या बिहार जहां देश में सबसे ज़्यादा आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, वही जाति आधारित सर्वेक्षण कराकर राज्य को बटाधार किया जा रहा है? लेबर पूरे देश भर में भर भर के मजदूर बने पड़े हैं। क्या बिहार के बाहर देश के और जो राज्य के लोग हैं सोने के चम्मच से खाना खाते हैं? तो फिर अन्य राज्य के लोग क्यों अपना शहर, गांव, जवार, जिला छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं? दिल्ली, बंबई क्यों जाकर कोई पढ़ाई करता है, नौकरी करता है? बंबई, पंजाब क्यों जाता है? फिर एक दूसरा व्यक्ति कहता है कहां है लालू नीतीश का विकास? 30 साल के इन दोनों के शासन से क्या मिला बिहार को? जाति आधारित आरक्षण धरातल पर कभी भी सफल क्यों नहीं हो सका? हकीकत क्या है? गहरी बात क्या है? लालू का कहना है कि भाजपा गरीब, वंचित, उपेक्षित, वो बहुजन विरोधी विचारधारा और धर्म के आवरण तले मोदी सरकार की एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सुनियोजित ढंग से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समाप्त किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें आज के समय में मात्र 4% ओबीसी प्रोफेसर है, जबकि ओबीसी को 27%, 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जबकि देश भर में इसकी आबादी लगभग 60% से अधिक है। वही बिहार में लगभग 63% है। क्या पिछड़ा का आरक्षण भाजपा ही खा रहे हैं? जिस भी जगह आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी इंटरव्यू आधारित सिलेक्शन है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, वहां बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। क्यों? आखिर क्यों? दाल में काला है क्या? या लाल और पीला भी है? या पूरी दाल ही काली है? क्या वो शीशा का दीवार अभी भी खड़ा है? क्या वो बुर्जुआ का आप सब आपस में जो नेक्सस बना हुआ है, क्या अभी भी बना हुआ है? फिर कोई कहता है ए बूढ़े बाबा, दिमाग सठिया गया है क्या? बीजेपी तो 60 साल से है, क्या इसी 60 साल में सारी भर्तियां पूरा हुआ है? तुम भी तो 90s से सत्ता में हो। तुम्हारे आका यानी कांग्रेस 1947 से तुम क्या कर रहे थे? क्या प्रोफेसर अंगूठा छाप बनता है? कोई भैंस पे चढ़ के नहीं बनता। भैंसवार भैंस चराया करता है, कलम नहीं। तुमने जो डिबिया डिबरी का युग जनता को दिया, उसी में कोई पढ़कर प्रोफेसर बना होगा। यह राजनीति नहीं है जहां डायरेक्ट एंट्री होती है। लालू का नाम फिर इसके बाद साफ हो जाता है। ये सर्वे के बाद सरकार को अब सुनिश्चित करनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। लालू यादव का शुरू से यह मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। लालू बोले कि केंद्र में 2024 में जब उनकी अलायंस की सरकार बनेगी तब पूरे देश भर में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। यह का नाम है लालू का। आखिर क्यों मात्र 2.86% भूमिहारों के पास बिहार की लगभग 39% जमीन है? बिहार के आबादी का लगभग 3.66 ब्राह्मण आबादी के पास बिहार का 16% जमीन है। 3.45% राजपूत के पास 19% जमीन है, यानी लगभग 74% जमीन केवल 10% आबादी के पास संग्रहित है। क्या बिहार का पिछड़ेपन का कारण यह जमीन का संग्रहण होना ही है, या लगभग 30 साल से लालू नीतीश को अपने कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठना भी है? क्या है असली कारण? क्योंकि किसी के पास जमीन और जायदाद का संग्रहण है तो दूसरे के पास डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के तहत बहुसंख्यक ओबीसी समाज का पॉलिटिकल पावर भी है, राज्य सत्ता भी है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बना सकता है, पूरी गवर्नमेंट पावर हाथ में है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर का विरासत है, तभी तो 35 साल से लालू नीतीश कुर्सी पर कुंडली मारे ठाठ से बैठे हैं। हालांकि बीच में कुछ दिन बीजेपी भी बिहार के कुर्सी के बगल में बैठ गई थी। बिहार में शुरू से हिंदुत्व अपना पैर जमा नहीं पाई। यदि कुर्सी पर लालू और नीतीश हैं तो कैसे है? डिक्टेटरशिप है क्या? ये तो डिक्टेटरशिप नहीं है। आखिर पब्लिक ही इलेक्ट की है, तो फिर जन समर्थन का कुर्सी जंगल राज कैसे है? यदि 35 साल से ये दोनों का शासन है तो फिर बिहार का बुरा हाल क्यों है? क्या बिहार वास्तव में बुरा हाल में है भी, या फिर सिर्फ गोदी मीडिया के द्वारा
या विपक्ष के सोची समझी रणनीति के तहत इसका हवा बना दिया गया है। यूटोपिया क्रिएट कर दिया गया है। जहां बीजेपी नहीं वहां जंगल राज, और जहां बीजेपी है वहां मंगल राज। क्या है हकीकत? टीवी पर दिखा रहा था जिस दिन नीतीश बीजेपी से आरजेडी में गए, तो उस दिन दिखा रहा था कि अब बिहार में जंगल राज शुरू हो गया। मतलब एक दिन पहले मंगल राज था और फिर जस्ट दूसरा दिन जंगल राज। वाह! यानी हम करूं तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रास लीला। वाह, गर्दा कमाल का। ये हम लोग का भेजा, इतना ही हम लोग सोच पाते हैं। तो ये है हॉट बहस, पॉपुलर डिबेट, जाति आधारित सर्वेक्षण से संबंधित, जहां मैं केवल न्यूट्रल चर्चा करने का प्रयास करूंगा, दोनों तरफ का बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तभी आप एक कंपोजिट पर्सपेक्टिव बना पाएंगे। जब तक दोनों तरफ के बातों को जानेंगे नहीं, ये कंपोजिट पर्सपेक्टिव नहीं बनेगा। सर्वे का अपोजिट थॉट वाले कह रहे हैं कि देश अब तबाह हो जाएगा क्योंकि अब मेरिट को मारा जा रहा है। हमको क्या, हम तो वैसे भी बिहार से पलायन बहुत पहले से कर रहे हैं। बिहार से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसलिए हो रहा है, मेरिट है तो उसे हम कहीं भी जाकर खा लेंगे। लेकिन बिहार समझे, जब मेरिट वाले लोग बिहार में रहेंगे ही नहीं तो बिहार का और भी बुरा हाल होगा। जहां तक गरीबी की बात है, ब्राह्मण और राजपूतों में भी गरीबी है, लाचारी है। हाँ, उनका परसेंट कम है, लेकिन मजबूरी उनके पास भी तो है। क्या उनके लिए जाति आधारित जनगणना से क्या मिलेगा? हालांकि सवर्ण गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस 10% लाया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। फिर दूसरे दल के तरफ से कहा जा रहा है कि हां, अब राष्ट्र मजबूत होगा क्योंकि सबकी सत्ता में भागीदारी होगी। किसी खास तबके के लोग सारे संसाधन के मालिक नहीं होंगे। बीजेपी के लिए धर्म का कार्ड और समाजवादियों के लिए जाति का कार्ड, यानी ये धर्म और जाति का कार्ड राजनीतिक कार्ड है। क्या धर्म और जाति का ये बीजेपी और जाति का कार्ड समाजवादियों ने नहीं खेला? क्या अखिलेश पिछले चुनाव के महायुद्ध में भगवान परशुराम का फरसा नहीं उठाए थे? क्या कुछ दिन पूर्व देवरिया का वो बीजेपी ब्राह्मण विधायक ब्राह्मण समुदाय के नाम पर, ब्राह्मण जाति के नाम पर आह्वान नहीं किया था? यदि फॉरवर्ड क्लास अपना हित और फायदा ओबीसी के काउंटिंग न कराने में देख रही है, तो वहीं पर बैकवर्ड क्लास भी अपना हित काउंटिंग कराने में देख रही है। कौन गलत, कौन सही है? यह बात दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण और हित पर निर्भर करती है। कौन कहां से क्या देख रहा है? अगर ओबीसी है, ओबीसी की नजर से देख रहा है, फॉरवर्ड क्लास फॉरवर्ड से, समन्वय से ही शायद बात बनेगी। बहरहाल, मैं रामकरण, आप सभी को नमस्कार। आइए अब हम वीडियो के अगले भाग में जाति आधारित सर्वेक्षण को संक्षेप में देखें। क्या डाटा निकला? मैं इस बात को निष्पक्षता रखने का प्रयास करूंगा। हालांकि संसार में कोई भी एब्सोल्यूट न्यूट्रल नहीं होता, फिर भी हम सभी को इस वैल्यू के नजदीक रहनी ही चाहिए। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास 27%, कुल आबादी का लगभग 63% ये बीसी। आंकड़ों के मुताबिक बिहार का कुल आबादी 13,07,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार है। आइए डालते हैं जातीय जनगणना के कुछ अहम बातों पर एक नज़र। 2011 की जनगणना में बिहार में हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% था। हालांकि इसके बाद मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। ताज़ा जनगणना के अनुसार बिहार में अब करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान है। अब बात यह भी उठनी चाहिए कि मुसलमान कितने मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने देश में भी तो उनकी संख्या है। हालांकि अगले और पिछड़े क्लास उनमें भी है। तभी बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या 10,71,92,958 है। वही मुस्लिम जनसंख्या 2,31,49,925 है। बिहार में मुसलमानों के बाद सबसे अधिक आबादी यादवों की है। राज्य के कुल आबादी का करीब 14.26% यादव हैं। कई मजाक में तो कमेंट में कर रहे हैं कि डीएनए चेक करो और भी यादव निकलेगा। यदुवंशी सबसे ज़्यादा मराया तो यदुकुल भूषण श्री कृष्ण महाराज द्वारा आयोजित महाभारत युद्ध में। फिर भी देश में इतनी बड़ी आबादी, अकेले सत्ता को चलाने का सामर्थ्यता
देश के शासन व्यवस्था इस कौम को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती। वो तो गंधारी का श्राप भी इन यदुवंशियों पर है, जिससे कि ये अपने आप में सबसे ज़्यादा लड़ते मरते रहते हैं और एक बित्ता जमीन के लिए एक दूसरे को मर्डर करने का ये आतुर या कौम यादवों का है। बहरहाल यादव के बाद 4.21% आबादी कुर्मियों का है, तीसरे नंबर पे है। राज्य में ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, यानी टोटल 7% ये है। राज्य में सबसे कम आबादी कायस्थों की है, जिनकी प्रतिशत लगभग 0.60 है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उनकी भागीदारी कुल आबादी में महज 2.87% है। बात भूमिहारों की करें तो बिहार की आबादी की उनकी हिस्सेदारी लगभग 2.86% है। बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस काम में बिहार सरकार कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपये स्पेंड की, जबकि 5 लाख कर्मचारी मिलकर पूरे राज्य में इस सर्वे को अंजाम दिए। इसमें सरकारी कर्मचारी के अलावा आंगनबाड़ी सेविका और जो जीविका दीदी है वो भी काम की है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, 21 जनवरी को समाप्त हुआ। पहले चरण में राज्य के सभी घरों की संख्या गिनती दर्ज की गई। दूसरे चरण में आंकड़ों के आधार पर दूसरे चरण की गणना हुई। सर्वेक्षण के दूसरे चरण में जो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ, घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति, उपजातियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि को एकत्र किया गया। सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। इस चरण में 3.04 लाख से अधिक प्रगणक उत्तरदाताओं से जाति सहित सभी 17 प्रश्न अनिवार्य था। प्रत्येक प्रगणक को 150 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि 70 प्रश्न अनिवार्य है। आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या, परिवार के मुखिया, राशन कार्ड नंबर भरना वैकल्पिक था। 15 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर स्थित अपने पैतृक घर पर जाति आधारित सर्वेक्षण से दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। 22 जनवरी 2023 से लेकर दूसरे चरण की समाप्ति तक जन्म लिए नवजात की गणना नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार के कहानुसार डेटा का काम पूरे होने के बाद जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट विधानसभा और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के पटल पर रखी गई थी। उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। गणना के दूसरे चरण का कार्य 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक सभी 261 निकायों और 500 लगभग 34 प्रखंडों में 16 अगस्त 2023 को जाति आधारित जनगणना की डेटा एंट्री का काम पूरा हो गया था। इसमें सबसे पहला प्रश्न से शुरू होता है कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम क्या है, पिता या पति का नाम क्या है, परिवार के प्रधान से संबंध क्या है, आयु कितना है, लिंग क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति क्या है, अस्थायी प्रवासीय स्थिति क्या है, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोता से मासिक आय जो कि 0 से 6,000 तक से लेकर अधिकतम 50,000 और इससे भी अधिक तक का ये सब काउंटिंग किया गया है। 21 अगस्त 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार के सर्वेक्षण के संभावित परिणामों के संबंध में 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा और बाद में मामले को 28 अगस्त 2023 को फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 केवल केंद्र सरकार को जनगणना और जनगणना जैसी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। बाद में शाम तक यह अपने पिछले हलफनामों को पीछे से हटा दिया गया। एक नया हलफनामा दायर किया गया जिसमें कि ये दावा किया गया कि पैराग्राफ अनजाने में घुस गया था। बिहार सरकार ने अपनी पहले
बताई गई स्थिति को दोहराया। सांख्यिकी संगणना अधिनियम 2008 उसे सामाजिक न्याय के हित में इस तरह की गणना का प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार देता है और इसी के बल पे ये केस जीत गई बिहार सुप्रीम कोर्ट में। 6 सितंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना और SBN भट्टी पीठ के मामले को 30 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया और स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई है। बिहार की जाति जनसंख्या OBC 27.12%, EBC 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, सामान्य वर्ग वही 15.52%, अनुसूचित जनसंख्या 1.68% था। सामान्य कैटेगरी तो अब यहाँ पे मुसलमानों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, हिंदुत्व के मूल सिद्धांत से विपरीत है ये बात। फिर OBC में सेंधबाजी भी करनी होगी फॉरवर्ड क्लास को, जो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि सामान्य वर्गों के प्रतिशत 15% के आसपास है। कोई भी सवर्ण विशेष जाति से लगभग 3 से 4% ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हिम्मत नहीं कि वो टोटल बैकवर्ड क्लासेस 63% OBC के पक्ष में अपने तरफ कर ले, क्योंकि उल्टे वही कह देगा कि तुम ही हमारे पास आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने सीना ताने जाति के कार्ड खड़ा है, शायद कहीं ज़्यादा मजबूत भी है। जब हिंदुत्व के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तब भी ये जाति का कार्ड सत्ता पर कायम रहा था और वो दोबारा मंडल का वो दौर इतिहास दोहराने के लिए मुहाने पर खड़ा है। अब बीजेपी को अपना कट्टर हिंदू मुस्लिम कार्ड को छोड़कर जाति आधारित समीकरण सेट करना मजबूरी होगी, या तो फिर और भयंकर धार्मिक कांड या धार्मिक हिंसा का कार्ड का काम करना होगा, कुछ भयंकर दंगा फसाद कराना होगा, तब जाकर शायद बीजेपी सफल हो पाए। क्योंकि सबका साथ सबका विकास में सब अपना हक देख रहे हैं, अपना पार्टिसिपेशन देख रहा है, किसको कितना हक मिला है, किसको कितना पार्टिसिपेशन मिला है। लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ी एक ब्रह्मास्त्र रोहिणी कमीशन भी है, जो आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात करती है। ऐसे में जाति का काट जाति कर सकती है, ऊपर से श्री राम मंदिर 370 ये सभी 24 में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहरहाल अब जाति जनगणना की उत्पत्ति को देख लेते हैं। भारत में जाति जनगणना की जो शुरुआत है ये अंग्रेज के समय से हुआ है। 1881 में औपनिवेशिक काल के समय से इसका शुरुआत हुआ था। जनगणना कार्य का विकास होता गया, जिसका प्रयोग सरकारी नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने और संसाधन तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन के अभ्यास के लिए किया जाता था। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसको कि शॉर्ट में CESC के रूप में हम जानते हैं, के रूप में पहली जाति जनगणना 1931 में आयोजित किया गया था। बिहार जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर यदि हम गौर करें तो OBC कोटा बढ़ाना इसका पहला प्रयास होगा। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष से OBC कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने का और EBC कोटे को अंतर्गत और मांग बढ़ाने की संभावना साफ है। आरक्षण बढ़ाने की पॉलिटिक्स अब जोरों पर होगी। भूखे भजन होई न गोपाला, लेला अपन कंठी माला, यानी पहले अपने हक की रोजी रोटी चाहिए, फिर भजन और धर्म कर्म देख लेंगे। यानी बीजेपी भी कुछ लोग इसके सपोर्ट कर रहे हैं इसको, इसलिए मोदी भी अपने को OBC दिखना और कहना पसंद करते हैं। यानी दिल में धर्म यानी कमंडल, लेकिन मन में OBC यानी मंडल। अभी बड़े बड़े लोग कन्फ्यूजन में हैं, अब क्या होगा, काम गड़बड़ाएगा क्या? देखो हवा किधर बह रहा है। अब आइए थोड़ा सा रोहिणी कमीशन को और गहराई से हम लोग समझते हैं। 2017 से OBC के उप वर्गीकरण किया गया है। जस्टिस रोहिणी आयोग में अपने सपोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी थी। इसकी सिफारिश अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। रोहिणी कमीशन इसका गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था।
हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने तथा उसकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश का प्रदान के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति और गठन कर सकता है। उप श्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है जो रोहिणी कमीशन में दर्शाया गया है कि ओबीसी केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदाय को 27% आरक्षण का ये एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो जाता है। उप श्रेणीकरण से केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब सबसे पहले ओबीसी कमीशन नेहरू के समय में 29 जनवरी 1953 से 1955 के बीच काका कालेलकर कमीशन काम किया था। वही दूसरे कमीशन देखा जाए तो बीपी मंडल कमीशन था जो जिसके रिकमेंडेशन पर 90 के दशक में ओबीसी कैटेगरी बना दिया गया जो 27% सीट रिजर्व हुआ, जबकि इसकी टोटल संख्या अंजातन 52% उस समय मिलाया गया था जो 31 के अंग्रेजी वाला डेटा से इंस्पायर था। आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण कब हुआ? यह सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में के मामले में ऐतिहासिक निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी, उसी पर आरक्षण का जो सीमा था 50%, इसी पर बहस को फिर से शुरू कर देगा। लोग कह रहे हैं कि बढ़ाओ आरक्षण को, जितना जिसका संख्या उतना भागीदारी, यानी 50% का लिमिट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सवर्णों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण में तोड़ दी ही। झारखंड छत्तीसगढ़ में आरक्षण सीमा 77% और 76% कर दी गई है। वो फिर बैकवर्ड के लिए भी केंद्र सरकार में भी आरक्षण बढ़नी चाहिए। यदि SC ST अपने के संख्या के हिसाब से आरक्षण से ले रहे हैं, जनरल वालों ने भी अपने संख्या के हिसाब से जो कि लगभग 14 से 15% है और उनका आरक्षण ईडब्ल्यूएस के हिसाब से 10% है, तो फिर ओबीसी 60 से 65% होने के बाद, इतनी आबादी होने के बाद फिर 27% पर क्यों सिमटे? ओबीसी के लोग अपना हक का हिस्सा तो मांग रहे हैं। यह आरक्षण की लड़ाई अब लगनी तय है। नया विमर्श का खुलना तय है। पॉलिटिशियन इस पे घी डालेंगे। 2024 में कोई धर्म का डालेगा तो कोई जाति का डालेगा। सब के सब अपनी अपनी हित साधने में लगेंगे। इसलिए तो ये आग में घी पड़ता है। ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर जाति समूह के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। ये अवश्य संभावित है। जाति सर्वेक्षण संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसको बोलते हैं, बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। जाति जनगणना के परिणाम आखिर क्या है? जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है। इस प्रकार जाति जनगणना के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव अपने में बहुत मायने रखते हैं। ऐसी चिंताएं रही है कि जाति की जनगणना से अस्मिता को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है। धर्म से ज़्यादा मजबूत जाति होती है। बेटा बेटी के विवाह में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अरे बहुरिया अपनी जात का है ना। हालांकि अब लोग जो पढ़ लिख रहे हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन उनका परसेंट बहुत कम है। इसलिए जात आधारित पॉलिटिक्स भी अपने में बहुत बड़ी मायने रखती है। लालू, मुलायम, शरद, नीतीश इसके तो धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं। इन दुष्परिणामों के कारण SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के लगभग 1 दशक बाद जाति जनगणना से संबंधित डेटा की एक बड़ी मात्रा में अप्रकाशित है, केवल अंशों में जारी की गई है। भारत में जाति एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो दलित उपनाम वाले लोगों को रोजगार के लिए साक्षात्कार के समय बुलाए जाने की संभावनाएं बहुत कम होती है। भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवारों से बेहतर हो, मकान मालिकों द्वारा उन्हें किराएदार के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावनाएं भी कम होती है। आज भी देश भर में एक
सुशिक्षित संपन्न परिवार के दलित लड़के से विवाह उच्च जाति की लड़की के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध की भावना को भड़का सकता है। अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी, जिसकी संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। यह जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का आधार बनी थी। बीच में पाकिस्तान बना, इसलिए समाजवादियों के सब लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से गिनती होनी चाहिए। वो डाटा एक्यूरेट नहीं है जो 1931 का है। वर्ष 2011 में जनगणना आज़ादी के बाद पहली ऐसी जनगणना हुई जिसमें कि जाति आधारित डेटा को एकत्र किया गया, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। हालांकि राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय के से जाति संबंधित आंकड़े अभी तक उसको गुप्त रूप में यानी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आखिर में मैं अपनी राय जाति आधारित सर्वेक्षण पर रख रहा हूं, लेकिन याद रहे मैं इन शब्दों से बंधा हुआ कैदी नहीं हूं। मेरा विचार डायनामिक है, जो समय की जरूरत और महत्व के हिसाब से होता है। इसलिए ये मेरी अंतिम राय नहीं है। मेरी राय में सबसे पहले यदि देखें तो पक्ष और विपक्ष दोनों को अपना अपना ये जो धर्म का कार्ड है और जाति का कार्ड है, इसको कहीं दूर उठाकर फेंक देनी चाहिए, जो शायद असंभव भी है। हम सभी को एक सबसे बड़ा पहचान और सबसे पहला पहचान कि हम एक राष्ट्रवादी भारतीय हैं। धर्म के चक्कर में अंधभक्त हो जाना, जात के चक्कर में बिल्कुल धुत हो जाना, ये इससे ऊपर उठिए। आप इंसान बनिए। यदि राजनीतिक कंपटीशन ही करनी है तो भारतीय लोगों के विकास, कौशल और शिक्षा, अध्यात्म और विज्ञान और तकनीक से संबंधित कंपटीशन करिए। और सबसे बड़ी बात कि सबको उद्योग वो उद्यमशील होने का प्रेरणा मिले, ऐसा माहौल बने। सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसा माहौल बने, तब सच्चे मायने में हम विश्वगुरु बन सकते हैं। और शायद ऐसा हो भी सकता है। जाति और धर्म का ये जो राजनीतिक कार्ड है केवल देश को ध्रुवीकरण करके बांटने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों को यदि कोई रखना ही चाहे तो अपने घर में रखे, क्या दिक्कत है? धर्म है, जाति है, जो भी है अपने घर में रखे, पर्सनल लेवल पर रखे। सबसे पहले भारतीय अपने आप को समझें, धर्म का चश्मा से ना देखें। एक तर्क के अनुसार आरक्षण का आधार जाति को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जाति ही है कि कभी जाति नहीं। कोई दलित कितना भी पैसा वाला हो जाए, वो कभी समाज में साधारण पंडित का भी सम्मान नहीं पा सकता। सब उसे छोटे जाति समझते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता का बुनियाद ही ये जाति पाती है। हालांकि अब से ये परिवर्तन हो रहा है। जो शिक्षित लोग हैं, जो आज के समय में पढ़ लिख रहे हैं, समाज में धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो रहा है। चेंज होता है, समय लगता है इसमें। गरीबी और अमीरी की बात है जहां, वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। आरक्षण शासन में सत्ता में सबकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित हो, इसलिए आरक्षण किया गया है। ये सही नहीं है कि जाति में सरकार की ऊंची पद पर शासन में भागीदारी की परसेंट भी ऊंची है, और क्या नीची जाति से जो हैं उनकी सरकारी तंत्र में भागीदारी भी नीची परसेंट में है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि जाति का संबंध आरक्षण से है। कई लोग कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट मारी जाती है, लेकिन जो पैदा होते ही लैपटॉप और सारी सुविधाओं, आधुनिक जो लग्जरियस लाइफ है, उस तरीके से जिए हैं, और दूसरा तरफ वो है जो पैदा होते ही जमीन के मिट्टी में लेटा, नाला साफ किया, अपने सिर खेत में पटका, रगड़ा, जूता बनाया, पढ़ने के समय अपने खुद पेट की व्यवस्था मजदूरी से किया, हर कदम पर जीवन की बुनियादी चीज़ों के लिए भी भयंकर संघर्ष किया, फिर वो कैसे मेरिट में बराबरी कर पाएगा? इसलिए तो आरक्षण बना है। हर स्थिति में मेरिटोक्रेसी ठीक नहीं। आरक्षण पर लोगों का राय अपने उद्गम और हित पर देखते हुए अक्सर हम लोग सोच लेते हैं। आरक्षण से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कई लोग ये कहते हैं अपना पावर से विदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए कुल मिलाकर कुछ भी अब्सोल्यूट गलत और अब्सोल्यूट सही नहीं होता, बल्कि अपना अपना नज़रिए से इसको देखा जाता है। जातिगत जनगणना से एक नया विमर्श खुलेगी, ये तय है।
यदि संपत्ति और जमीन जायदाद का पावर कंसंट्रेशन फॉरवर्ड क्लास के पास है, तो लोकतंत्र में राजपाट यानी पॉलिटिकल पावर बैकवर्ड क्लास के पास है। दोनों के समन्वित स्थापत्य से ही किसी समाज का भला हो सकता है। बहरहाल मुझे आप लोग सुने, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, चैनल पे आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।